हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। पिछले लेक्चर में हमने देखा था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में। क्या होता है सेकंड लॉ, आज हम लोग देखेंगे। और उससे पहले हम लोग देख लेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मास और मोमेंटम को, ताकि सेकंड लॉ समझने में आसानी रहे। ठीक है, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हम लोग का न्यूटन सेकंड लॉ को देखेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ मास को देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मास, मास एक्चुअली क्या होता है, कैसे डिफाइन करेंगे। मास इज द measure mass is the measure of content of a body. Mass is the measure of the actual mass is the measure of the actual content present in a body. मास क्या है? मास इज द मेजर ऑफ द एक्चुअल कंटेंट प्रेजेंट इन अ बॉडी। देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए मास और वेट में डिफरेंस होता है। वेट जो कि होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जितना ग्रेविटी है कि जितना फोर्स से बॉडी को अपने तरफ खींचता है वो उसका वेट कहलाता है, इस बॉडी का, जिस बॉडी को वो खींच रहा है। लेकिन मास इज द एक्चुअल मेजर ऑफ द एक्चुअल कंटेंट प्रेजेंट इन द बॉडी। आप एक्चुअली बॉडी में कितना कंटेंट भरा हुआ है, कितना प्रेजेंट है बॉडी में, उसको मास कहते हैं। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे मास और वेट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो देखिए, मास होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। मास इज द स्केलर क्वांटिटी। मास इज द स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, it is denoted by capital M। ठीक है, the SI unit of mass is kg। क्योंकि मास जो होता है वो फंडामेंटल यूनिट, मास फंडामेंटल क्वांटिटी है और इसका यूनिट होता है केजी। इसका एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई का फुल फॉर्म है। एसआई यूनिट होता है मास का केजी। ठीक है, देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हम लोगों ने देखा था इनर्शिया के बारे में। तो इनर्शिया क्या था? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ मास। कोई भी बॉडी में मास है तो जाहिर सी बात है उसमें इनर्शिया होगा ही होगा। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा बॉडी का इनर्शिया। ठीक है, तो इनर्शिया इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। मोर द मास ऑफ द बॉडी, मोर विल बी इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी। इनर्शिया is the most important properties of the body। It means
लिखना सही नहीं रहेगा। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the mass, that is, more the mass, more will be inertia of that body. ठीक है, जो अभी हमने समझाया वही लिखा है बोर्ड पे। इनर्शिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, दैट इज मोर द मास मोर विल बी इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे मोमेंटम के बारे में। मास के बारे में हम लोग देख लिया और मोमेंटम के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए मोमेंटम, कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम, कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम। देखिए मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम इज डिफाइंड एज द quantity of a motion, quantity of motion of the body, quantity of motion of the body। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम is defined as the quantity of motion of the body। quantity of motion करने का क्या मतलब है, देखिए समझाते हैं। क्वांटिटी ऑफ मोशन, जैसे देखिए मोमेंटम, जब बॉडी में मोशन होगा तब बॉडी में मोमेंटम होगा, और इसलिए कहा जा रहा है कि मोमेंटम इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। जब बॉडी में मोमेंटम होगा तो उस बॉडी में जाहिर सी बात है वेलोसिटी आएगा, और वेलोसिटी आएगा तो मोमेंटम होगा ही होगा, और उसमें मास भी है, तो दोनों का प्रोडक्ट जो कि मोमेंटम कहलाता है। इस वजह से यहाँ पे कहा जा रहा है मोमेंटम इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी of the body। देखिए it is the product of mass and velocity of the body। आ गया ना, यहाँ पे जो अभी समझाए मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो देखिए मीन्स इट इज denoted by small p। ठीक है, then we can write p is equal to mv, momentum is equal to product of mass and velocity। ठीक है, m is the mass और v is the velocity of the body। ठीक है, the SI unit of momentum, means, देखिए मास का यूनिट क्या होता है, SI यूनिट kg,
और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मोमेंटम इज द वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम इज द वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम इज द वेक्टर क्वांटिटी। देखिए वेक्टर क्वांटिटी कैसे हुआ समझाते हैं। एम वी, पी इज इक्वल टू एम वी, वी क्या है, ऑलरेडी वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका प्रोडक्ट एम इंटू वी, वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन होगा तो मोमेंटम में जाहिर सी बात है मोमेंटम का डायरेक्शन उसी वेलोसिटी के डायरेक्शन की तरफ ही होता है। जिस तरह बॉडी मूव कर रहा है उसी तरह बॉडी का मोमेंटम का भी डायरेक्शन होगा। इसको लिख देते हैं यहाँ पे, द डायरेक्शन ऑफ the momentum is in the direction of velocity of that body। इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया, द डायरेक्शन ऑफ द मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हम लोग देखेंगे इसका एग्जाम्पल, मोमेंटम एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझेंगे वो भी देखेंगे। लोग इसको स्किप कर लीजिएगा, मिटा रहे हैं इसको। देखिए एग्जाम्पल्स देखिए, एक कार है, ठीक है, फर्स्ट कार है जिसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, और एक अनदर कार है जिसका वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। ये 20 मीटर, ये फर्स्ट कार है जो कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, और सेकंड जो कार है वो 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, और दोनों का कंडीशन दिया हुआ है मास कांस्टेंट है, दोनों का मास कांस्टेंट है। तो आप ही सोचिए मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा, सोचिए। देखिए मास तो कांस्टेंट है और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू वी। तो मास कांस्टेंट है तो वेलोसिटी जिसका ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, होगा कि नहीं? जिसका वेलोसिटी ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा, एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी के। तो सेकंड कार का वेलोसिटी ज़्यादा है, इस वजह से सेकंड कार का मोमेंटम भी ज़्यादा होगा फर्स्ट कार से। इसका आंसर यही होगा। ठीक है, सेकंड एग्जांपल को लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में लोग वेलोसिटी को कांस्टेंट करेंगे। मान लीजिए कार हो गया जो कि मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, और एक ट्रक है वो मूव कर रहा है, वो भी मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से ही। ठीक है, इसमें तो कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कार से ट्रक का मास ज़्यादा नहीं होता है, हम लोग जानते हैं पहले से ही। तो इसमें मैं मास को मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो जो कार है वो मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, और ट्रक है वो मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, यानी वेलोसिटी दोनों का कांस्टेंट है। तो देखिए
प्रोडक्ट मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो मास जिसका ज़्यादा उसका वेलोसिटी ज़्यादा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है यहाँ पे, तो मास ट्रक का कॉमन सेंस लगाइए, मास ट्रक का ज़्यादा होगा, इस वजह से मोमेंटम जो होगा, सेकेंड मोमेंटम ऑफ कार ट्रक इज ग्रेटर देन मोमेंटम ऑफ कार। ठीक है, और ये कार को छोड़िए, ट्रक एक ट्रक को लीजिए और एक ट्रेन को लीजिए, तो दोनों में किसका और दोनों का वेलोसिटी सेम रखिए, तो इसमें ट्रेन का जो होगा मास ज़्यादा होगा, इस वजह से उसका मोमेंटम उस केस में ज़्यादा हो जाएगा ट्रक की अपेक्षा। लेकिन इस केस में कार है और ट्रक है, तो ट्रक ज़्यादा हुआ। ठीक है, क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद सेकंड लॉ पे आएंगे। ये क्वेश्चन है, देखिए एक बॉडी है, उसका मास m है और वेलोसिटी उसका v है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम बॉडी का मास 2m हो जा रहा है और उसका वेलोसिटी 2 भी हो जा रहा है। क्या बोले, देखिए एक बॉडी है जो कि मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, जिसका मास कैपिटल M है, और सपोज कीजिए, जनरली तो होता नहीं है कि मास चेंज हो जाए, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक कॉन्सेप्ट है, जो मास चेंज होता है उस समय वेलोसिटी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है। तो उस केस का अभी तो बात नहीं हो रहा है, जनरल क्लासिकल मैकेनिक्स का है ये सब बात। तो इसमें क्या होगा, मास बॉडी का मूव तो नहीं करता है, लेकिन सपोज कीजिए जो मास है वो चेंज कर दिया, 2m हो गया और वेलोसिटी 2 भी हो गया। ठीक है, तो इसमें कह रहा है इनिशियल मोमेंटम निकालिए, फाइंड इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, सेकंड में फाइंड कीजिए फाइनल मोमेंटम क्या होगा फाइनल मोमेंटम निकालिए, और थर्ड में चेंज इन मोमेंटम निकाल दीजिए, चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ। वो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्यूशन। फर्स्ट केस में जब इनिशियल कंडीशन लीजिए तो मास m है और वेलोसिटी नहीं है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, इनिशियल मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, ये हो जाएगा। और देखिए सेकेंड कंडीशन लीजिए, आफ्टर सम टाइम t, आफ्टर टाइम t, ठीक है, मास 2m हो गया, तो मोमेंटम कितना जाएगा 2m इंटू वेलोसिटी उसका 2 भी हो गया, तो 2 भी, तो 2 इंटू 2 4m भी, तो फाइनल मोमेंटम कितना हो गया 4m भी। इसको थ्योरी के फॉर्म में कैसे बोलेंगे या लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम इज 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, और आपको निकालना है थर्ड वाला चेंजिंग मोमेंटम। तो चेंजिंग मोमेंटम कैसे निकलेगा, सिंपल, चेंजिंग मोमेंटम को डेल पी से डिनोट करते हैं, डेल्टा पी। ठीक है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, चेंजिंग मोमेंटम, देन फाइनल मोमेंटम कितना है 4mv और इनिशियल मोमेंटम कितना है mv, तो चेंजिंग मोमेंटम कितना हो गया 3mv। थर्ड का आंसर क्या हो गया 3mv, चेंजिंग मोमेंटम आ गया 3mv। तो इसको कैसे थ्योरी के फॉर्म में लिखेंगे, इन दिस केस चेंज इन मोमेंटम इज 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, या इसको ऐसे बोल सकते हैं 300% ज़्यादा, 300% से वो
फाइनल मोमेंटम हो गया। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम एम वी, तो इसका 300% निकालिएगा तो 3 mv आ जाएगा। ठीक है, इसको बोल सकते हैं इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज बाई 300%। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो फाइनली आ गए लोग सेकेंड लॉ पे। स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट द रेट ऑफ चेंज in momentum is directly proportional to the external unbalanced force applied on the body क्या है? The rate of change of momentum is directly proportional to the external unbalanced force applied on the body. This is the statement of Newton's second law. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम में जितना चेंज हुआ वो फोर्स पे डिपेंड करेगा। हम लोग एक्सटर्नली कितना फोर्स बॉडी पे लगा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इसको फोर्स को एफ से डिनोट कर रहे हैं, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी डेल पी अपॉन डेल टी। ठीक है, यहाँ पे डेल पी चेंज इन मोमेंटम है और डेल टी टाइम है। तो इसको इक्वेट कीजिए, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के मान लीजिए, के इंटू डेल पी अपॉन डेल टी। ठीक है, अब इफ के इज इक्वल टू 1,